चैट जीपीटी कई बार खबरों में चमक चुका ये शब्द अब आम भारतीय से अनजान नहीं है, लेकिन किसी नए शब्द को जानना और उसका अर्थ समझना दो अलग अलग बातें हैं। तो अगर चैट जीपीटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए रूप के बारे में जानना है तो क्या, कैसे, ऐसे सवालों को जांचना होगा और उनके उत्तरों को समझना होगा। आज इस वीडियो में हम इसके के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। हालांकि सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन इससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन इज पॉसिबल सिंप्लीफाइड होकर तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह इंटरेस्टिंग शैली में है। ये वीडियो दो भागों में डिवाइड है। आइए पहले भाग की शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्म के बैकग्राउंड से करें। इसके लिए एक सदी पहले के अतीत में झांकना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विचार 100 साल पहले लगाया गया था। इस बीज बोने वाले माली का नाम कैरल कैपक था और वो प्राग के चेकोस्लोवाकिया के एक शहर में रहता था और साइंस स्टोरी और ड्रामा स्क्रीन प्ले लिखने का काम करता था। 1920 में कैपक ने रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स नामक एक साइंस स्टोरी की नॉवल लिखी थी, और इसमें यह था कि एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री में रोबोट से लेबर का काम करवाता था। चेकोस्लोवाकिया की चेक भाषा में लेबर को रोबोट ही कहा जाता था, इसलिए कैपक ने फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोटों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया था। शुरुआत में सभी रोबोट अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। हाड़ मांस के मनुष्य में भूख, प्यास, थकान, नींद जैसे भाव होते हैं। एक रोबोट में इनमें से कोई भी भावना नहीं होती है। नतीजन सभी रोबोट दिन रात देखे बिना काम करते रहते हैं। अगली कड़ी में रोमन्स की यूनिवर्सल रोबोट्स की कहानी एक आश्चर्यजनक मोड़ लेती है। एक दिन सभी रोबोट फैक्ट्री मालिकों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, हड़ताल करके कामकाज बंद कर देते हैं, और काले सिर वाला आदमी अब उसका दुश्मन नंबर 1 लगने लगता है। इसलिए वो उन मालिकों का खात्मा करना शुरू कर देता है जिन्होंने उसे वर्क ऑर्डर दिया था। इसलिए रोबोट बनाने का विचार मानव जाति के लिए ही उल्टा पड़ जाता है। एक अद्वितीय साइंस स्टोरी नॉवल के रूप में रोमन यूनिवर्सल रोबोट्स को फेनोमेनल प्रतिक्रिया मिली। समय के साथ यूरोप और अमेरिका में इसके ऊपर कई नाटक बने, लेकिन कैरल कैपक की ये नॉवल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं थी, बल्कि कार्ल ने अनजाने में मानव जाति के मन में कई तरह के विचारों का आरोपण किया था। पहला, क्या भविष्य में मानव कार्य जैसे वेल्डिंग, नट बोल्टिंग जैसे कार्य रोबोट कर सकते हैं? दूसरा, भले ही ऐसे रोबोट लोहे से बने हों, क्या थॉट एनालिसिस उनके दिमाग में चित्रित किया जा सकता है? दोनों विचारों को अप्लाई होने में कई साल लग गए। अंत में 1956 में जॉर्ज देवोल नामक एक रिसर्चर ने दुनिया के पहले इंडस्ट्रियल रोबोट बना के कैपक की कल्पना को मूल स्वरूप दिया। समय के साथ दूसरी तीसरी पीढ़ी के रोबोटों ने अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि के मोटर कारखानों में उत्पादन का अच्छा काम संभाल लिया। बेशक ऐसा हर रोबोट इंटेलिजेंस के मामले में थोड़ा पीछे था। उसे बस इतना करना था कि उसके ब्रेन में एम्बेडेड जेनेटिक चिप में लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम को फॉलो करना था। वक्त निकलता गया। बैल की तरह सिर्फ घर में घूमने वाले रोबोट स्थिति के अनुसार अपने दिमाग का उपयोग करके निर्णय ले सके, इसके लिए रिसर्चर कोशिश कर रहे थे। बेवकूफ रोबोटों को इंटेलिजेंट बनाने की लंबी यात्रा शुरू हुई, जिसमें 1968 में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन आया। रिचर्ड ग्रीनब्लाट नामक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने उस वर्ष शतरंज के खेल के लिए एक मैक हैक प्रोग्राम बनाया। रिचर्ड ने शतरंज के खेल में इंसानों और रोबोटों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। यदि मानव विरोधी घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि चाल चलता है, तो मैक हैक प्रोग्राम अपने मन में उसका विश्लेषण करेगा और उस चाल के आधार पर अपनी चाल को आगे बढ़ाएगा। इंटेलिजेंस के मामले में इंसान वर्सेस मशीन पहली बार आमने सामने आए, जिसमें कभी कभी मशीन मैदान मार गई। इसका अर्थ है कि शतरंज के खेल में इंटेलिजेंस इंसान से अधिक स्वाभाविक सिद्ध हुई। जैसे 1997 में अमेरिका की IBM कंपनी के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्यारोव को हराकर साबित कर दिया कि वे इंटेलिजेंस के मामले में उनसे एक कदम आगे है। यदि रोबोट शतरंज के खेल में अपना दिमाग चला सकता है, तो उसका दिमाग रोज के कामों में क्यों नहीं चल सकता? इस प्रश्न ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च को एक अलग ही गति प्रदान की। साल 2000 में जापान की होंडा मोटर कंपनी ने ASIMO नाम का रोबोट बनाया जो सचमुच इंटेलिजेंट था। इंसानों की तरह कदम रखना, चलते चलते हाथ हिलाना, कदमों की ऊंचाई के नाप के साथ उठना बैठना, हेलो आप कैसे हैं जैसे वाक्य कहकर अभिवादन करना। जब सामने वाली व्यक्ति भी वही प्रश्न पूछे, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद कहकर शिष्टाचार दिखाते हुए मेहमानों के लिए ट्रे में नाश्ता लाना, संगीत पर लयबद्ध तरीके से नाचना आदि कार्यों को इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ASIMO ने सटीक ढंग से निभाया। इस रोबोट के मद्देनजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध आगे बढ़ा। रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम अपने प्रेडिसेसर्स की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विज्ञान, जो पिछले वर्षों में विकास की कई सीढ़ियां चढ़ चुका है, आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। गाड़ी चलाते समय गूगल मैप्स में सुनाई देने वाले वाक्य टर्न लेफ्ट, कंटिन्यू स्ट्रेट, इन 200 मीटर टर्न राइट जैसे वाक्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। अमेज़न का डिवाइस जिसे अलेक्सा कहा जाता है, या एप्पल के आईफोन में सिरी तापमान बताने के लिए किशोर कुमार का एक गीत सुनना है, विकिपीडिया का कोई आर्टिकल पढ़कर जैसे ही वॉइस कमांड देते हैं हरकत में आ जाता है। इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जादुई तकनीक शामिल है।
इस टेक्नोलॉजी का एक एडवांस वर्जन अब अमेरिकी कंपनी ओपनआई के रिसर्चर्स द्वारा विकसित चैटजीपीटी के रूप में सामने आया है। गॉटपिट चैट के लिए अंग्रेजी शब्द आज के व्हाट्सएप युग में अनजान नहीं है, लेकिन जीपीटी वास्तव में जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर शब्द के शॉर्ट रूप के लिए है। बिना किसी तकनीकी शब्दजाल के सरल भाषा में चैटजीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है जो मानव द्वारा पूछे गए हर सवाल का लगभग तुरंत लिखित में जवाब देता है। चीजों को और सरल बनाने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर पूछताछ विंडो का उदाहरण लें, जहां एक यात्री और खिड़की के पार बैठे एक रेलवे अधिकारी के बीच बातचीत होती है। मुंबई जाने वाली पहली ट्रेन कितने बजे है? 10 बजे। कौन सी? गुजरात मेल। ये किस नंबर के प्लेटफॉर्म से निकलेगी? प्लेटफॉर्म नंबर 3। टिकट के लिए किस विंडो नंबर पर जाना है? 5 नंबर। यात्रियों के सवाल का टू द पॉइंट आंसर मिलता है। सवाल के रूप में चैट के अलावा और कोई फालतू बातें नहीं है। अब कल्पना कीजिए और खुद को यात्री के स्थान पर और चैटजीपीटी को अधिकारी के स्थान पर रखो। रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि कंप्यूटर में हो रही बातचीत की कल्पना करें। अपनी कल्पना को एक कदम आगे ले जाएं और ट्रेन, प्लेटफॉर्म, गुजरात मेल जैसे शब्दों से जुड़े सवालों को मिटा दें। अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी सहित विश्व की 80 भाषाओं में जो मन में आए वो सवाल पूछे। चैटजीपीटी इसका तुरंत जवाब देगा और वह भी उसी भाषा में जिसमें सवाल पूछा गया है। सरदार पटेल की गगनचुंबी इमारत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई से लेकर दुनिया के सबसे गहरे समुद्र तल की गहराई तक के आंकड़े बताने में चैटजीपीटी माहिर है। चैटजीपीटी हजारों अन्य कार्य कर सकता है, जैसे मैथ्स के एग्जाम्पल्स की कैलकुलेशन करना, केमिकल और फिजिकल साइंस के फॉर्मूला समझाना, किसी विषय पर निबंध या कविता लिखना, कंप्यूटर प्रोग्राम को कोड करना जैसे काम चैटजीपीटी चुटकी बजाते कर लेता है। कोई न कोई, जैसे जैसे आप प्रश्न पूछते हैं या जानकारी मांगते हैं, उसके ज्ञान के विशाल सागर से उत्तर के मोती निकलते रहते हैं। हम इस महासागर में कितना गहरा गोता लगा सकते हैं ये हम पर निर्भर है। अदरवाइज चैटजीपीटी का समुद्र एंडलेस और अनफैथमेबल है। ये सब कैसे संभव हुआ? यानी जिस मशीन में इंसान जैसा ऑर्गेनिक दिमाग नहीं होता, वो आखिरकार हमारे दिमाग को कैसे पढ़ लेती है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान आवश्यक है, लेकिन सरल शब्दों में जिसे आम आदमी समझ सके। इंटरनेट में इधर उधर पाई जाने वाली विभिन्न जानकारियों को अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रस्तुत करना, यही लार्ज लैंग्वेज मॉडल की खासियत है। इस मॉडल के सही तरीके से काम करने के लिए चैटजीपीटी बनाने वाले कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने प्रोग्रामिंग के माध्यम से 175 बिलियन मापदंडों का एक अदृश्य जाल बुना है। आप चाहें तो इस नेटवर्क की तुलना मानव ब्रेन के न्यूरॉन नेटवर्क से कर सकते हैं। जब हमारे सामने कोई सवाल आता है जैसे 27 + 78 कितने होते हैं, तो उत्तर खोजने के लिए ब्रेन के न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं। डेंड्राइट और न्यूरॉन के अक्षतंतु के बीच एक हल्का विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है, जो अंत में ब्रेन में एक आंसर 27 + 78 = 105 का फ्लैश उत्पन्न करता है। चैटजीपीटी का 175 बिलियन पैरामीटर्स का नेटवर्क भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। अंतर यह है कि मानव ब्रेन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि चैटजीपीटी के दिमाग को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यही वजह है कि चैटजीपीटी से चैटिंग करने पर यह बिल्कुल बेकार जवाब देने के बजाय तार्किक और सटीक जवाब देता है, जिससे चैट करने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो खुद मशीन से नहीं बल्कि किसी जानकार इंसान से चैट कर रहा हो। कहा रोमॉन्स यूनिवर्सल रोबोट्स के लेखक कैरल कैपक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना और यही कल्पना को ओवरलैप करती हुई चैटजीपीटी टेक्नोलॉजी। 100 वर्षों में असाधारण प्रगति, लेकिन ये प्रगति दो धारी तलवार समान है। वो कैसे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।